हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश के पार्ट 10 की व्याख्या समझाऊंगा। अभी आपको ध्यान से सुनना है। मैंने बार बार बोला है कि अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है, बुक लगभग 200 पेज की है, नहीं भी पढ़ी है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन फार्म करता है, आप आंसर देने में कैपेबल होंगे, समर्थ होंगे। देखिए बेटा, एक बार फिर मैं कैरेक्टर्स के विषय में बता दूं। इसके प्रमुख कैरेक्टर हैं बाबूजी, समर, अमर, कुंवर तथा मुन्नी के पिता, अम्मा बाबूजी की पत्नी, धीरज बाबूजी का बड़ा बेटा, समर उपन्यास का प्रमुख कैरेक्टर है, प्रभा समर की पत्नी है, भाभी धीरज की पत्नी है, मुन्नी 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन है, मामा चंदन दिवाकर समर का मित्र है। पिछले अंक में मैंने बताया था मुन्नी बहुत लंबे समय के बाद अपने मायके चली गई और मायके जाते समय अपने भैया से बोला, चलते समय, भैया भाभी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया, भाभी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बहुत मार्मिक शब्द थे और इसका समर के ऊपर बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और उसके जाने के बाद लगातार उन्हीं शब्दों को वो याद करता रहा। ये भी मालूम होगा कि समर, उसके मित्र दिवाकर, उसकी पत्नी किरण को सिनेमा जाना था, पिक्चर जाना था, लेकिन मुन्नी के जाने के कारण उस दिन वो लोग सिनेमा न जा सके। 2-3 दिन बाद समर, दिवाकर तथा उसकी पत्नी किरण सिनेमा गए। लौटते समय दिवाकर तथा समर साथ साथ चल रहे थे और किरण थोड़ा हटकर थोड़ा पीछे चल रही थी। उन दोनों के सामने समर के कपड़े बहुत खराब लग रहे थे। गांठ लगी चोटी उसने खोलकर बालों में मिला दी थी, यानी जिस चोटी में गांठ लगी थी उनको खोलकर बालों में मिला दिया था। एक बार उसके मन में आया कि यदि उसे काट ही लिया जाए तो तुरंत उस विचार को उसने अपने मन से निकाल दिया। दिवाकर तथा समर बातचीत करने लगे। जैसे ही दिवाकर ने पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा है, समर को भाई साहब की बात आ गई, क्योंकि उनके भाई साहब धीरज ने कहा था कि दिवाकर से बात करो और कोई न कोई छोटा मोटा काम तुम भी करने लगो। उसने दिवाकर से पूछा कि क्या करना चाहिए, मुझे सलाह दीजिए कि मुझे करना क्या चाहिए। उसने दिवाकर को यह भी बताया कि शायद आगे वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा। दिवाकर एक अमीर पिता की संतान है। वह रिजल्ट तक का समय किरण के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करना चाहता था, आनंद में व्यतीत करना चाहता था, घूमना चाहता था। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी, पर समर ने यह कहकर कि वो मायके चली गई है, उस बात को टाल दिया। समर को यह देखकर बुरा लगा कि दिवाकर अपनी पत्नी के सामने ही अपने माँ बाप की बुराई किए जा रहा है और यह समर को बिल्कुल पसंद नहीं था। घर पहुंचने पर समर को वही 5 घंटे पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? बाबूजी प्रभा के छत पर जाकर दाल बीनने की बात से नाराज होकर प्रभा को कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि सर्दियों में धूप के बहाने छत पर अनेक लोग खड़े रहते हैं। प्रभा सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी अम्मा ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने प्रभा के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। प्रभा ने आंख उठाकर अम्मा की ओर देखा। बाबूजी पांडे जी की लड़की के भागने की बात कहकर चले गए कि पांडे जी की लड़की घर से भाग गई है, चली गई है, ऐसा उसी की बात में उसको मिश्रण कर दिया और वो घर से चले गए। माँ ने भाई साहब यानी धीरज से सारी बात पूछी। भाभी ने घूंघट उठाते हुए अम्मा से कहा, व्यंग स्वरूप क्या कहा बेटा, ये पॉइंट नोट करना। ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो न कर लें सो थोड़ा है। मां ने प्रभा के दिल पर चोट करते हुए कहा, इन्हीं लक्षणों के मारे, लक्षणों यहां पर अभ्रंशिक शब्द है, लक्षणों के कारण,
इन्हीं लक्षणों के मारे खसम देखता तक नहीं, खसम माने उसका पति अर्थात समर, उसे देखता तक नहीं और बहू रानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है, मरे तो मैं कल लड़के की दूसरी शादी कर दूं। ये अम्मा के विचार थे। समर इन बातों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कोठरी की तरफ, अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था कि भैया, मैंने बताया था आपको भाभी से कहना कि मैंने कुछ नहीं किया, वह शब्द कमन समर के कानों में गूंज रहे थे। शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता था, वो नहीं समझ पाता था कि क्यों कहा मुन्नी ने ऐसा, लेकिन वह बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर वह सिनेमा चला गया था। अब 5 घंटे बाद वह अपने घर के पास जब आया तो देखा कि घर में फिर वही घुटन भरा वातावरण। डरते डरते उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अमर ने दरवाजा खोला। उसने कहा, बेटा नोट करो। अमर ने क्या बोला, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज थे, सभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। मार्च का महीना समाप्ति पर था, ठंड कम हो गई थी। उन दिनों किवाड़ खोलकर अंदर ही सोया आता था। समर 11:30 या 11:45 बजे रहा होगा। समर को प्यास लगी, चारों तरफ देखा, पानी कहीं भी नहीं था। पता नहीं आज क्यों खाना पानी उसके लिए नहीं रखा गया था। प्रभा अपना काम कभी भूलती नहीं थी, लेकिन आज उसने समर के लिए पानी नहीं रखा था। पानी ऊपर छत के दूसरे सिरे पर दीवार में निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा रहता था। वो वहां पानी लेने गया तो क्या देखा, बेटा ध्यान से सुनिए। सामने दीवार से लगा सफेद सफेद कपड़े पहना कोई बैठा था। वहां रात के 12 बजे प्रभा भयंकर ओस और पाले में अकेली बैठी रो रही थी। पानी लेते हुए समर के मन में यह सवाल टकरा रहा था कि आखिर इतनी रात को यहां अकेली क्यों बैठी है और अकेले बैठे क्यों रो रही है। समर पानी पीकर लौट कर बिस्तर में लेटे लेटे करवटें बदलता रहा। रह रहकर उससे उसका मन सवाल करता कि आखिर रात के 12 बजे यूं अकेले में बैठी क्यों रो रही है। रोने को कोई और जगह नहीं मिली, मगर आश्चर्य ये था कि बड़ी बड़ी बातें हुई थी। न तो किसी ने बताया कि वह रोई थी और न उससे ही उसने रोते हुए देखा ही। उसको किसी ने बताया भी नहीं था कि घर में बड़ी बड़ी बातें हुई थी और उन बातों के परिणाम स्वरूप प्रभा बहुत रोई थी और न वैसा समर ने देखा था। तभी भीतर की गहराई से आत्मा ने धिक्कारा। छिह, नीचता की भी कोई सीमा होती है। उसके मन में उल्टी सीधी बातें आती रही। सिनेमा में बारूद से पहाड़ उड़ाने का दृश्य देखा। घायल भीत घबराए स्त्री पुरुष चीख चीख कर भीषण कोलाहल मचाते इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। यह शोर इतना घना और ऊंचा है कि एक बात भी सुनाई नहीं दे रही। इस कोलाहल में एक दो बातें ही वो सुन रहा था, जैसे सहतीर के नीचे दबी मुन्नी, सहतीर माने किसी लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़े के नीचे दबी मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भैया भाभी से बोलो कि भैया भाभी से कहना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। भैया भाभी, मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर ये भी कह रही थी कि भैया भाभी से बोलो, भैया भाभी से बोलना शुरू करो, तुम्हें भाभी से बोलना चाहिए। दूसरी आवाज उसकी अपनी थी जो किसी घुटी जगह से आ रही थी, नहीं अभी तो वह अपने घर है, जब आएगी तो जरूर मिलाऊंगा। मन में यह आवाज लगातार गूंज रही थी कि बाहर ओस में रात के 12 बजे एकांत में बैठा कोई रो रहा था। इन सब को भूल कर समर ने सोने का प्रयत्न किया, सो जाने का प्रयत्न किया, पर उसे लगा कि कोई मकड़े की तरह अपने पंजे गड़ाए उसकी छाती पर जमा बैठा है। वह इस द्वंद में तूफानी रात को बर्दाश्त करता रहा। कभी उसको हल्की सी निद्रा आ जाती और कभी वो उठकर बैठ जाता, लेकिन जब वो उसकी तरफ जाने की बात करता तो उसका आत्मसम्मान आड़े आ जाता।
अचानक वो प्रभा के सामने जाकर खड़ा होकर ठिठक गया। वह उसकी उपस्थिति से बेखबर सी रोती रही, चुप न हिली न डुली, समझ नहीं आया कि क्या करे। धीरे धीरे वह लौटने लगा, समर लौटने लगा। पांव मन मन के भारी हो गए थे, उठ ही नहीं रहे थे। आखिर फिर मुड़कर उसने सामने जा खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद फंसे गले से फटती आवाज निकाली और समर पहली बार प्रभा से बोला, आधी रात को यहां बैठकर क्या कर रही हो? प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर देखा, वो रो रही थी। अब उसके रोने की आवाज दुगनी हो गई, उसका वेग दुगना हो गया। समर को अपनी उपस्थिति व्यर्थ, अनावश्यक तथा अपमानजनक लगने लगी। उसने कड़वे शब्दों में कहा, सुबह रो लीजिए ना, ओस में तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफी हो गई है। पहली बार उसने उत्तर दिया कि उसे क्या, वो जाकर सो जाए। 1 साल से कभी उसके मरने जीने की चिंता हुई क्या? उसने सीधा अमर की आंखों में देखा। उसने सीधा अमर की आंखों में देखा। बेटा अमर नहीं, समर की आंखों में देखा। उसने सीधा समर की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि ने समर के कण कण को भेद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली हो गई हो। टूटा हुआ सा वह धम से उसके सामने बैठ गया और अपने बेजान हाथों को उसके कंधों पर रखकर कहा, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो? वह पति के कंधे झंझोड़ती हुई बोली, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, मैं चू नहीं करूंगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे आगे डैश किया उसने कि इतना प्रताड़ित न किया जाए। उसके शरीर का रोया रोया मानो पिघल कर फूट जाता हो, रोया रोया मानो रो रहा हो। वह सिसक रही थी, पत्तों की तरह कांप रही थी। समर को भी होश नहीं था, वह उससे भी जोर से रो रहा था। बर्फ जैसे पड़े हृदय की एक एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारों की तरह निकल रही थी। वह एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे, बिल्कुल बेहोश और बिल्कुल बेसुध। समर को याद आ रहा था कि किसी तरह वह इस समस्या से छुटकारा पा जाए। उसने यह भी सोचा कि न जाने कितने अत्याचार हुए इसके ऊपर, कितनी यातनाएं दी गई उसको, उसका यहाँ कौन था जिससे वह अपने मन का हाल कहती। तब उन बरछों की चोट से रुलाई दुगनी चौगनी होकर उमड़ने लगती। उसने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि उसके भी जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वह किस बूते पर नौकरों की तरह दिन रात खटती है, दिन रात काम करती है। वह कोई उसकी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं है। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। आवेश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समर को लगा कि जैसे काफी समय तक प्रभा को होश ही नहीं था। वह प्रभा के साथ अपने कमरे में गया। उसे लगा जैसे जलते मकान के बीच से, कड़ियों और दीवारों के ढेर के नीचे से निकाल कर ला रहा है और जगह जगह से उसका शरीर झुलस गया है, कपड़े जल गए हैं। पूरी रात वे दोनों सो नहीं सके और समर को बार बार अपने द्वारा किया गया अत्याचार पछतावा के रूप में सामने आ रहा था। कांव कांव कहीं कौवे बोलने लगे, मतलब धीरे धीरे सुबह हो गया, सवेरा होने का संकेत हुआ। सुबह किसी के जगाने से पहले ही प्रभा उठकर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके बस इतना ही कहा कि उसे एक पोस्ट कार्ड ला दे। पोस्ट कार्ड बेटा पहले चलता था, जिसमें पत्र लिखकर भेजा जाता था। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी, पर पैसे नहीं थे। समर सोचने लगा कि रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे, और इस तरह से समर से उसकी मुलाकात हुई। समर ने पहली बार उसके प्रति संवेदना का भाव रखा। बेटा यही इस अंक की कहानी है, और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक मैं आपको बता रहा हूं। वह कौन सी घटना घटी जिसके कारण समर और प्रभा का मनोमालिन्य मिट गया,
और दोनों एक दूसरे से बोलने लगे, समझा कर लिखिए। बेटा मैंने पहले बताया, एक दिन छत पर बैठकर प्रभा दाल बीन रही थी। बाबूजी ने देखा और फटकार लगाई। उस दिन धूप में सिर धोया गया था। मुन्नी ने उसकी सिफारिश करके उसे बचा लिया था। अम्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा था, सबसे बचकर अकेली छत पर नहीं बैठी रहे तो पड़ोसियों से नैना कैसे लड़ें और भाग भाग कर छत पर जाती क्यों है। इस तरह से अम्मा ने उसके चरित्र पर भी प्रश्न उठाए थे और अम्मा ने उसको चेतावनी दी थी कि अब वह कभी छत पर पैर न रखे। अम्मा जली कटी सुनाने में कम नहीं रही, उन्होंने यहां तक कह दिया, बेटा अभी मैंने आपको बताया था इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं लक्षणों के कारण खसम देखता तक नहीं और बहू रानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है। अम्मा प्रभा को कोस रही थी कि यह मरे तो वे समर की दूसरी शादी करें। बेटा इसके आगे मैंने आपको बताया है कि आपको लिखना है कि वह एकांत में रात को 12 बजे बिल्कुल ओस और पाले में बैठी हुई रो रही थी। समर उसके पास देख कर आया, उससे बोलना चाहता था लेकिन उसके आत्मसम्मान ने उसे बोलने से मना किया। वो आकर कमरे में लेट गया, कभी हल्की सी नींद में आता लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज हमेशा चोट करती कि तुमने दूसरे के साथ गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह वह फिर दोबारा प्रभा के पास गया और प्रभा के कंधों पर हाथ रखकर पूछा कि प्रभा तुम मुझसे नाराज हो। इसी से दोनों के बीच का मनोमालिन्य दूर हो गया और आप अपने शब्दों में भी उसका आंसर लिख सकते हैं। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों से भी कराएं।